हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप सीजन्स के बारे में, कौन सी क्रॉप सीजन्स रहती हैं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है जी। तो अगर हम देखें क्रॉप सीजन्स के बारे में, तो जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं क्रॉप सीजन्स को टू टाइप्स में। ठीक है जी। एक तो खरीफ क्रॉप्स, फर्स्टली हम बात करें खरीफ और रबी। ठीक है जी। खरीफ क्रॉप्स और सेकेंडली जो क्रॉप सीजन रहता है वो क्या है, रबी क्रॉप्स। ठीक है जी। तो दो तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो सीजन में डिवाइड कर लेते हैं क्रॉप सीजन्स को, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब मैं बात करता हूँ खरीफ क्रॉप्स जो रहेंगी वो स्टार्ट कब होती हैं, या रबी क्रॉप्स की स्टार्ट कब होती है। तो रबी स्टार्ट फ्रॉम, जो रबी क्रॉप्स रहेंगी, रबी क्रॉप्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1st October to and end of the 31st March, 1st October to end of the 31st March। ठीक है जी। 31st मार्च तक जो रबी क्रॉप्स है, ये जो टाइम पीरियड है ये रहता है, एक ग्रोथ ऑफ पीरियड जो है रहता है रबी क्रॉप्स का। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ खरीफ क्रॉप्स की, तो खरीफ क्रॉप्स की जो ग्रोथ टाइम ग्रोथ रहता है, जो पीरियड ऑफ द ग्रोथ रहता है वो क्या रहेगा, स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल to end of the 30th September, end of the 30th September की जो ये पीरियड ऑफ द ग्रोथ रहेगा खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो ये क्रॉप सीजन्स, टू क्रॉप सीजन्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे क्रॉप्स को, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो डेट्स हैं, ये एक नॉट अ रिजिड डेडलाइन। ठीक है। तो एक इसमें जो एक दो मंथ की जो टाइम ऑफ द ग्रोथ रहता है किसी क्रॉप्स के, जैसे रबी की बात करें, जो क्रॉप खरीफ की बात करें, तो ये चेंज रहती है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ दीज dates are not a rigid deadline, these dates are not a rigid deadline। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, द टाइम में वेरी अप टू, द टाइम में वेरी up to 1 or 3 months on either side, 1 or 3 months on either side। ठीक है जी। तो ये एक से जो 1 से 3 मंथ तक जो टाइम वेरिंग है वो रहती है, एक जब हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स की ग्रोथ टाइम की बात करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीजन्स है। अगर मैं कुछ स्पेशली कुछ क्रॉप्स की बात करता हूँ तो उनके लिए जो टाइम पीरियड है, अगर हम बात करें विच इज एन शुगर कैन की बात करें, शुगर कैन विच इज एन important cash crop, important
कैश क्रॉप extend over both seasons, over both seasons, तो दोनों सीजन्स तक का जो एक्सटेंशन है शुगर कैन का रहता है, ठीक है जी। तो इसमें टाइम वेरिंग की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। तो ये हम इंक्लूड कर लेते हैं, जब रबी में भी आ सकती है, ये क्या आ सकती है, खरीफ में भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की, तो द खरीफ क्रॉप्स आर, the kharif crops are rice, बाजरा, ज्वार, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है। मेज, कॉटन, तंबाकू, तंबाकू, ठीक है जी। तो तंबाकू की जो फसल है ये भी क्या है, खरीफ में इंक्लूड करते हैं। ग्राउंड नट एक्सेट्रा, अगर मैं बात करता हूँ रबी की, तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं इंक्लूड रहती हैं। रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, पोटैटोज, ठीक है। ये सारी कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स हैं। The rabi crops are wheat, barley, gram और linseed, mustard, potato, एक्सेट्रा। तो ये सारे सारे जो हम इंक्लूड करते हैं इसमें रबी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्रॉप सीजन्स हैं हमारे। अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की, तो खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। जब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स को और क्या नाम दिया जा सकता है, समर क्रॉप, समर क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स कौन सी रहेंगी, विंटर क्रॉप्स, ठीक है जी। तो खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स इज आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर about 2 to 3 times the quantity of water required by the rabi crops, ठीक है जी। तो रबी क्रॉप से जो क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स है, उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, किसके लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। हमारे जो एक इंडिया में बहुत सारी चीज इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स है ये इंक्लूड रहती है, हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ग्रोस, जब अगर हम बात करें ड्यूटी डेल्टा क्या है, और ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड क्या होते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स में। जो अगर हम जो फैक्टर्स हैं, जो हमारी ड्यूटीज पे कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कैनाल सिस्टम पे ड्यूटी पे, ठीक है। तो अगर मेन इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम बात करें डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड क्या रहता है फॉर द water requirement of crops, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में डेल्टा ड्यूटी क्या है। तो देखते हैं इनके रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस पीरियड की। तो बेस पीरियड क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेटेड रहती है हमारी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में, ठीक है जी। तो बेस पीरियड क्या है, एक टाइम है, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप, द टाइम between the
first watering of crops to last watering, ठीक है जी, of crops during sowing to its during sowing to its last watering before harvesting, last watering before harvesting is termed as base period, ठीक है जी, हम बोलते हैं is known as base period. बेस पीरियड ऑफ क्रॉप्स क्या रहेगा वाटर रिक्वायरमेंट में? द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग सोइंग, जब हम सोइंग कर रहे हैं हमारे फसल की, ठीक है जी, तो उस टाइम फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड, ठीक है जी. तो एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड, ठीक है जी. जो क्रॉप पीरियड रहते हैं वो क्या है? बेस पीरियड से स्लाइटली क्या हुआ? ज्यादा रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. उसके बाद मैं बात करता हूँ डेल्टा की. तो डेल्टा एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है. डेल्टा ऑफ द क्रॉप्स, द डेल्टा ऑफ वाटर, ठीक है. तो एवरी क्रॉप रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, ठीक है जी. जब एक क्योंकि हर एक क्रॉप्स के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है. तो उसकी हर अलग अलग फसल की ग्रोथ के लिए, ठीक है. तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ईच टाइम वेरीज फ्रॉम 5 to 10%, ठीक है जी. तो हर वक्त अगर हम इरिगेटेड करते हैं, हमारे एरिया को इरिगेट करते हैं, जहां हम वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट रहती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है जब भी हम क्या करते हैं? वाटरिंग करते हैं, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स, किस तरह की जो क्रॉप्स है उसके हिसाब से. तो एक इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर शो इन द सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड बाय एनी टाइप ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है जी. तो डेल्टा एक टोटल डेप्थ है, जो टोटल डेप्थ जो रहेगी एक फसल की, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा. द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर the total depth of water show in centimeters required by any crop is called delta, is called its delta. इसको हम डिनोट करते हैं डायल से, ठीक है जी. ये हमारा क्या होता है? डेल्टा. ओके. तो किसी भी क्रॉप्स के लिए हमारे जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हम एवरी इरिगेशन वाटरिंग अगर हम करते हैं, हर एक वाटरिंग पे 5 से 10 सेंटीमीटर की जो एक डेप्थ जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है. तो कुछ अमाउंट जो है वाटर का अलग अलग जो हमारी क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन की बात करें या क्रॉप्स की बात करें, तो 90 सेंटीमीटर जो एक एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो और हम जो जब नीडेड रहती है हमारे इरिगेशन की, हम उतनी ही हम क्या करते हैं? एक पूरे बेस पीरियड पे इरिगेशन करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए एक फिक्स्ड जो अमाउंट है वाटर का, एक फिक्स्ड जो वाटरिंग है वो ड्यूरिंग ऑफ इट्स ग्रोथ, ठीक है. किसी टाइप की भी अगर हम क्रॉप की बात कर ले तो उसके लिए एक फिक्स्ड इंटरवल जो है, टाइम जो है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है इरिगेशन का वो रहता ही है, ठीक है. तो उसके लिए अगर हम बात करें, इफ ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप दिस डेप्थ ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड 4 टाइम्स, देन द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप शैल बी 4 मल्टीप्लाइड विद डेप्थ ऑफ द वाटर ईच टाइम. तो डेल्टा क्या है? अगर हम मान लीजिए हमारे जो
10 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है एक क्रॉप के लिए, यानी कि राइस के लिए। ठीक है, अगर राइस क्रॉप की मैं एक बात लेके चलता हूँ, ये डिपेंड करती है कितनी जो इरिगेशन हम कर रहे हैं, कितनी इरिगेशन, कितने टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पे हम इरिगेशन कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स को, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। तो किस तरह की सॉइल है, ठीक है, तो किस तरह की जो क्रॉप्स है वो हम उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हमने क्या किया है राइस के लिए एक इरिगेशन की 10 सेंटीमीटर हम डेप्थ ऑफ इरिगेशन रख रहे हैं ईच इरिगेशन की बात करें तो, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें कितने टाइम ऑफ इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं इरिगेशन कर रहे हैं, अगर हमने क्या किया है 10 बार हमने क्या किया 10 बार हमने वाटरिंग की है एक पूरे बेस पीरियड पे, तो एक बेस पीरियड पे हमने क्या है 10 बार वाटरिंग की है फॉर राइस ग्रोथ, ठीक है। तो 10 बार अगर हमने क्या किया है वाटरिंग किया है तो हमारे पास क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे हम एक इरिगेशन डेप्थ से, जो कितनी हमारे पास क्या है जो हमने जो एरिया जो है जो हमारे इरिगेशन जो है वो की है एक बेस पीरियड में, तो हमारे पास क्या आएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का क्या है डेल्टा है किसी क्रॉप का राइस का, ठीक है। तो इस तरह से हम डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एक टोटल डेप्थ है वाटर की जो सेंटीमीटर्स में हम शो करते हैं, और रिक्वायर्ड किसी भी फसल के लिए जो रिक्वायर्ड रहता है डेल्टा, ठीक है जी। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें कुछ अगर डेल्टा को अगर कैलकुलेट करते हो क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो हम डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीट रिक्वायर अबाउट 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 30 डेज, अगर मैं बात करता हूँ वीट की, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें डेल्टा को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो देखिए हमारे पास क्या है वीट क्रॉप है। तो वीट क्रॉप में तो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं वीट हमारे पास क्रॉप है रिक्वायर अबाउट 8 सेंटीमीटर of water after every 30 days। तो हर 30 डेज के बाद हमने 8 सेंटीमीटर की जो वाटर डेप्थ की रिक्वायरमेंट रहती है वीट क्रॉप के लिए, ठीक है। इफ द बेस पीरियड ऑफ द वीट इज of the wheat is 200 days, बेस पीरियड क्या है वीट का 200 दिन का है, ठीक है जी। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है वैल्यू ऑफ द डेल्टा फॉर वीट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर वीट क्रॉप। वीट क्रॉप के लिए मैंने क्या करना है डेल्टा कैलकुलेट करना। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, जो हमारा वाटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 30 डेज, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट कब रह रही है, वाटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 30 डेज, तो हर 30 डेज के बाद वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे देखें तो, ठीक है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। तो देखिए तो बेस पीरियड फॉर वीट इज 200 डेज, बेस पीरियड फॉर वीट इज 200 डेज। 200 दिन का जो बेस पीरियड है वीट का है उसकी ग्रोथ का, क्योंकि बेस पीरियड क्या होता है जब हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं ड्यूरिंग द सॉइल और टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग, ठीक है जी। तो इस को क्या बोलते हैं बेस पीरियड, ठीक है। और नंबर ऑफ वाटरिंग जो है कितनी नंबर ऑफ वाटरिंग हम करेंगे, जब हम 30 डेज में एक वाटरिंग कर रहे हैं तो 200 डेज में कितनी वाटरिंग होंगी, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वाटरिंग
क्या रहेंगी, तो टोटल बेस पीरियड हमारे पास कितना है 200 डेज का है, और एवरी 30 डेज के बाद हम वन जो वाटरिंग कर रहे हैं एक वीट क्रॉप के लिए, ठीक है जी। तो देख हमारे पास क्या करेंगे 200 बाय 30, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ वाटरिंग, तो यहाँ पे से हमारी आ रही है 6.7 नंबर ऑफ वाटरिंग आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ईच टाइम, तो हर टाइम जो डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट हमें रहती है वो कितनी की 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है जी। 8 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड each time 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है वाटर डेप्थ की हर वाटरिंग के लिए, ठीक है। तो हमने वाटरिंग कितनी की है 6.7 वाटरिंग की है 200 डेज में एक बेस पीरियड में वीट क्रॉप के, तो हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा को हम डिनोट करते हैं डायल से, फॉर वीट क्रॉप कितनी की हमारे पास कैलकुलेट होगी 6.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेप्थ ऑफ वाटर फॉर ईच टाइम 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ से आएगा 8 इंटू 6.7, तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ द डेल्टा फॉर वीट क्रॉप, तो 54 सेंटीमीटर क्या आ गया है डेल्टा, ठीक है जी। तो ये 54 सेंटीमीटर क्या है डेल्टा है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द डेल्टा इफ सम कॉमन क्रॉप्स दीज वैल्यू आर द टोटल, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट कुछ क्रॉप्स की, तो कुछ क्रॉप्स के लिए हमारा जो डेल्टा है उनका जो एवरेज वैल्यू है वो रखी गई है, ठीक है। कुछ एवरेज वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, तो उनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू, जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया है 54, जो राइस के लिए क्या है 54, यहाँ से क्या है डेल्टा की वैल्यू आ रही है एक बेस पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये डेल्टा रहेगा टोटल डेप्थ जो रहेगी एक बेस पीरियड पे, जब तक वो क्या है सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग से पहले, ठीक है। जो डेल्टा रहेगा वो 54 सेंटीमीटर का रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसका जो डेल्टा है एक जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो रहेंगी सेंटीमीटर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं राइस की, तो राइस के लिए जो डेल्टा रहेगा, डेल्टा की वैल्यू राइस के लिए क्या है 120 सेंटीमीटर है, डेल्टा इन सेंटीमीटर 120, ठीक है जी। तो ये एक एवरेज वैल्यू है जो रहती है। और अगर मैं कॉटन की बात करूं, कॉटन क्रॉप के लिए जो डेल्टा एवरेज वैल्यू रहती है 50 सेंटीमीटर, और इंपॉर्टेंटली वीट देखें तो वीट 30 सेंटीमीटर, ये एवरेज डेल्टा वैल्यूज हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। और मेज 25 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें क्रॉप्स की मूंग की, तो मूंग 30 सेंटीमीटर, मूंग 30 सेंटीमीटर। तो ये डेल्टा की जो वैल्यूज हैं इन सेंटीमीटर हम डिस्कस कर रहे हैं। और शुगर केन 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर की एवरेज वैल्यू है डेल्टा की इन वन बेस पीरियड, ठीक है। और वेजिटेबल्स 45 सेंटीमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डेप्थ जो है वाटर फॉर एनी क्रॉप्स जो की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटी क्या है, ठीक है। और फिर देखेंगे हम डेल्टा, ड्यूटी और बेस पीरियड में क्या रिलेशनशिप्स रहेंगे, और सोइल वाटर क्या होता है, सोइल क्रॉप क्या है,
और वाटर रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।